टीवी लाइव बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। और इस वक्त जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। लगातार राजनेताओं की रैलियां हो रही है, स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही हैं और एक दूसरे पर सभी नेता, सभी पार्टियां हमलावर नजर आ रही हैं। इस बीच हमने देखा कि बीते दिन झारखंड के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं जयंती थी, 150वीं जयंती थी और इस दौरान मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली के सराय काले खां बस स्टॉप को नया नाम दिया। उन्होंने इसे बिरसा मुंडा चौक का नाम दिया। लेकिन अब उनके इस फैसले को लेकर काफी विवाद छिड़ गया है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को सरासर आदिवासियों का, झारखंड के निवासियों का अपमान बताया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या पूरे केंद्र और योगी मंत्रिमंडल, उन्होंने ट्वीट कर, जी हाँ, कुछ और लिखा है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिस हिसाब से ये हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर सरकार का जो ये फैसला है, ये साफ साफ झारखंड के वासियों का अपमान है। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर इस हिसाब से हम आपको बताते क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ये है वो बस स्टॉप, वो चौक जिसका नाम हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर रखा गया है। ये अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए, उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था? क्या सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था? ये झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों, मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले और हमारे भगवान, हमारे नायक को उनके प्रतिष्ठा, हमारे आस्था के अनुकूल स्थान दे। यानी हेमंत सोरेन ने सबसे पहले तो तस्वीर भी पेश की कि किस बस स्टॉप का नाम बिरसा मुंडा चौक रखा गया और उस तस्वीर के साथ उन्होंने कहा कि क्या ऐसे किसी स्थान का ऐसा नाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरासर इसे अपमान बताया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे अंशिता, आप इस पे मतलब क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? जी बिल्कुल आराधना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस पर, यहाँ पर जो ये विवाद छिड़ गया है, ये वाकई बड़ा विवाद है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की एक रणनीति है। आप जानते हैं झारखंड में चुनाव चल रहे हैं जी। झारखंड में आदिवासियों को बाहुल्य राज्य माना जाता है। वहाँ पर 26.21% आदिवासी हैं और ये माना जाता है कि आदिवासी जिस तरफ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। और बीजेपी पिछली जितनी भी सरकारें बनती आई हैं, बीजेपी जब जब सरकार बनाई है झारखंड में, तो उसमें आदिवासियों का वोट उसको मिला है। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है कि आदिवासी इस बार भी उसके पाले में आ जाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आदिवासी इस बार उससे नाराज हैं और इसका जो असर देखने को मिला वो मिला लोकसभा चुनाव के दौरान, जब 5 जो सीट्स हैं लोकसभा की जो आरक्षित थी आदिवासियों के लिए, वो सारी की सारी सीट्स बीजेपी हार गई। और बीजेपी को इस बात से अंदाजा हो गया कि अब आदिवासी समुदाय उससे बहुत ज्यादा नाराज है। और इसकी जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो ये कि जब पिछली बार जब झारखंड में चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तब बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को या आदिवासी समुदाय से किसी को नहीं सीएम बनाया था और इस बात से वहां नाराज थे। रघुवर दास को वहां सीएम बना दिया गया था। इस वजह से बीजेपी से आदिवासी नाराज हो गए और उस नाराजगी को आदिवासियों ने दिखा दिया इस बार। और अब बीजेपी जानती है कि अगर आदिवासियों को वो साध नहीं पाई तो इस बार भी उसको नुकसान हो जाएगा। और इसी वजह से बीजेपी ने बिरसा मुंडा जयंती को लेकर ये बड़ा दांव चला कि उस दिन अगर इस तरह का ऐलान करेगी तो आदिवासी कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी चुनाव चल रहे हैं। वहाँ पर पहले चरण का चुनाव हो चुका है 13 नवंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। इसलिए बीजेपी वहां जा नहीं सकती थी। आप जानती हैं आचार संहिता लगी हुई है। तो इस चक्कर में यहाँ पर दिल्ली में ये ऐलान करके कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी उल्टा गिर गई है। जी बिल्कुल, बीजेपी घिरी रही, बुरी तरह से गिर गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने उस पर आरोप लगा दिए कि बीजेपी एक तरफ जहां आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, वहां हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि वो तो आदिवासियों का अपमान कर रही है। क्योंकि जिस हिसाब से जिस चौक का, जिस बस स्टॉप का ये नाम दिया गया, उससे उन्होंने बहुत ही खासी नाराजगी जताई है हेमंत सोरेन ने। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है, इतना ही मान सम्मान है आपके अंदर आदिवासियों के लिए या हमारे भगवान बिरसा मुंडा के लिए,
तो आपको सेंट्रल विस्टा का नाम रखना चाहिए बल्कि उनके नाम पर। ये महज एक बस स्टॉप का नाम देकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को, मोदी सरकार को ये कदम तुरंत वापस लेना चाहिए। तो यानी हेमंत सोरेन ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी कोई भी दाव अगर खेल भी रही है तो वो उसमें सफल नहीं हो पाएगी। जेएमएम उनके हर दाव को उल्टा करने के लिए वहां पर मजबूती से खड़ी है, लोगों के हक के लिए आवाज उठा रही है। और ना सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज झारखंड में हैं। उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया झारखंड में, और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बहुत ही करारा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाए। तो हम देखते हैं कि पहले उन्होंने बीजेपी पर क्या आरोप लगवाए, हम आपको वो सुनवाते हैं। कि जो कोई आदमी उनके खिलाफ बात करता है, उनके खिलाफ लिखता है, उनके खिलाफ कोई टीवी चैनल कुछ उनकी गलतियां बताता है, तो उनको सबको अंदर करवा देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया है। सब जगह ईडी, सीबीआई, सीबीसी, इनकम टैक्स लगाकर लोगों को तंग और बर्बाद और उनके हकूक को छीन लेने का कोशिश अगर कोई कर रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उधर देखते नहीं। आदिवासियों के मुंह में पेशाब करता है कोई, उसके बारे में चुप बैठते हैं। कई दलितों के ऊपर अन्याय होते हैं तो मोदी जी मुंह बंद करके बैठते हैं। किसी जगह माइनॉरिटी पे अन्याय होता है, मुंह नहीं खोलते। लेकिन बाकी के वक्त भाइयों और बहनों, मैं मोदी है तो सब कुछ है। तो जैसा कि आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर बहुत ही बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों का किस तरह से अपमान किया जा रहा है, आदिवासियों के साथ किस तरह से गलत काम किया जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे अंशिता, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी बिल्कुल आराधना, यहाँ पर लगातार आदिवासियों को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर कोई अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा आबादी है वहाँ पर आदिवासियों की, और आदिवासी जिस तरफ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। और इसी को लेकर देखा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या फिर बीजेपी के कोई भी दिग्गज नेता हो, वो लगातार आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से ईडी, सीबीआई की जो बात की, IT की जो बात की, रेड की जो बात की, वो इसलिए यहाँ पर कि आप देखेंगे पिछले सालों जितने भी रहे हैं, जो 5 साल का कार्यकाल जेएमएम का रहा है, उसमें लगातार बीजेपी इस कोशिश में लगी रही है कि कैसे भी जेएमएम की सरकार गिरा दे वहां पर। और उसके लिए हर हथकंडा बीजेपी की तरफ से अपनाया गया। उसे लगा जैसे महाराष्ट्र से पहले वहां पर कोशिश की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र से पहले भी उसकी जो कोशिश फेल हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में जब सरकार गिरा दी बीजेपी ने इस तरह की ईडी, सीबीआई सबको पहुंचाकर, उसके बाद उसने फिर झारखंड पर एक बार कोशिश की, लेकिन फिर से जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ इस मामले को संभाला, तो कहीं ना कहीं ये आरोप हमेशा से विपक्ष की तरफ से लगते आए हैं कि बीजेपी सरकारें गिराने के लिए, विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए, अपनी आलोचनाओं को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई को आगे कर देती है। और इसके अलावा जो आदिवासियों के अपमान की जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, वो ये कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी बार बार लगते रहे हैं। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी कहा था कि जैसे ओबीसी को लेकर एक बयान आया था पीएम मोदी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन लोगों को 10 साल से ओबीसी पीएम अगर बैठा हुआ है तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर पलटवार भी राहुल गांधी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अपने आप को ओबीसी तो आप कहते हैं, लेकिन आप ये बताइए आपने ओबीसी के लिए या आदिवासियों के लिए या पिछड़े समाज के लिए या दलित समाज के लोगों के लिए आखिर किया क्या है आज तक? जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो सवाल उठाई। और जहां तक मुझे लगता है अंशिता, ये एक ऐसा मुद्दा है, इसे लेकर के भी झारखंड के आदिवासियों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। जैसा कि हमने देखा लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे
वो सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव से चली आ रही नाराजगी नहीं थी, वो तो एक नाराजगी थी ही, लेकिन बीजेपी ने जो इसके बाद हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी थी वो उस नाराजगी में और उस नाराजगी को और भड़काने वाला काम कर दिया उसने। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ईडी सीबीआई के इस्तेमाल, मतलब गलत इस्तेमाल के जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं, ये किस हद तक जिम्मेदार है आदिवासियों को इस नाराजगी को बढ़ावा देने में? बिल्कुल जिम्मेदार है आराधना, क्योंकि ईडी सीबीआई के सहारे ही, क्योंकि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता या जिस तरह से जमानत मिली हेमंत सोरेन को और सुप्रीम कोर्ट के उस दौरान जो दलीलें आई, उन दलीलों ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को सही साबित कर दिया जिसमें ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। ईडी सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली है, जहां पर बीजेपी लाचार हो जाती है, सरकारें नहीं गिरा पाती है या विपक्ष की आवाज नहीं दबा पाती है या गैर शासित राज्यों में अपनी मर्जी नहीं चला पाती है, वहां पर ईडी सीबीआई को भेज देती है और सरकारें गिरवाती है या किसी भी तरह से दबाव मिलाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में जो ये टिप्पणी हो रही सुप्रीम कोर्ट की, उससे विपक्ष के आरोपों को जो बल मिला, उससे कहीं ना कहीं आदिवासियों को और झारखंड की जो जनता है उसका जो है विश्वास कहीं ना कहीं बीजेपी से टूट गया है और वो विश्वास जेएमएम पर बढ़ गया है। और इसी बीच में बीजेपी को नुकसान चंपाई सोरेन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जेएमएम ने या हेमंत सोरेन की पर्सनली मैं यहाँ बात करूंगी, हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया जब उनको जेल जाना पड़ा, उन्होंने अपने परिवार में से किसी को कुर्सी नहीं दी, उन्होंने चंपाई सोरेन को कुर्सी दी, एक भरोसे के साथ कुर्सी दी, लेकिन चंपाई सोरेन ने क्या किया, चंपाई सोरेन ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया। जैसे ही हेमंत सोरेन वापस आए, उन्होंने अपनी कुर्सी वापस ली, चंपाई सोरेन ने नाराजगी जाहिर की और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। तो ऐसे करके यहाँ पर देखा जा सकता है कि चंपाई सोरेन से जो जनता की नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया है, ये नाराजगी बीजेपी को भी भारी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने सेंध लगाई है। बीजेपी ने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत नाराजगी अगर थी तो उसको मतलब कहते हैं ना चिंगारी, बिल्कुल। चिंगारी उन्होंने भड़का दी और उसकी वजह से चंपाई सोरेन इधर आ गए। तो इस तरह से तो बीजेपी से नाराजगी है कि उन्होंने पहले खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था झारखंड से, बार बार ऐसी खबरें आई थी कि नेताओं को, सांसदों वो विधायकों को खरीदने की कोशिश करी है सरकार गिराने के लिए। वहां पहले बीजेपी पर सवाल खड़े हुए, जेएमएम की जनता, वो जेएमएम के साथ जिस तरह बीजेपी कर रही थी उससे जनता नाराज, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार को अगर बीजेपी गिराएगी तो उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को आ रही हैं और अब जो चुनाव है उसमें भी इसका असर देखने को मिल सकता है आराधना। जी बिल्कुल, असर तो मेरे हिसाब से चुनाव के पहले भी देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हुई और उन्होंने जिस हिसाब से पार्टी की कमान संभाली और जिस हिसाब से वो आज प्रचार मैदान में उतरी हुई है, जितनी भीड़ कल्पना सोरेन की रैलियों में देखी जा रही है उतनी भीड़ तमाम अन्य रैलियों में बल्कि नहीं देखी जा रही है। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो लोगों के अंदर सिंपैथी उमड़ी हेमंत सोरेन के परिवार के लिए, कल्पना सोरेन के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी, वो उसका फायदा भी जेएमएम को कहीं ना कहीं मिल रहा है और उसकी नाराजगी, इसका नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर यही कहूंगी मैं भी और सही कह रही है आप आराधना कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि कल्पना सोरेन जब जब सभाएं करने गई हैं तब तब उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है कि आपके भाई, आपके दादा को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह गलत मामलों में फंसाकर जेल में डाला गया और जेल में पहुंचने के बाद जिस तरह से बहुत सारी चीजें बार बार उसको रिकॉल करवा रही हैं कल्पना सोरेन। और इस वजह से कहीं ना कहीं जनता की जो पहले ही सिंपैथी थी जेएमएम के लिए और हेमंत सोरेन के लिए, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। जिस तरह से कल्पना सोरेन उस मुद्दे को उठा रही हैं, दूसरा चंपाई सोरेन ने जो विश्वासघात किया और तीसरा बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को बल तब मिल गया जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उस तरह की आ गई। तो ऐसे बीजेपी चौतरफा एक तरह से घिरी हुई यहाँ पर नजर आ रही है आराधना। इस मुद्दे पर तो बीजेपी घिरी है, लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जैसा कि आप सबको पता है कि झांसी में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। वहां एक झांसी मेडिकल कॉलेज में जो आधी रात को आग लगी और उसमें एनआईसीयू में जो आग लगी उसमें काफी बच्चे झुलस गए और इस घटना ने मतलब सबको झकझोर के रख दिया और इस पर तमाम राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। तमाम राजनीतिक दल ने योगी सरकार पर सवाल तो खड़े किए ही हैं, लेकिन जेएमएम ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और जेएमएम ने भी एक तरह से योगी सरकार को और बीजेपी को घेरा है। जेएमएम ने अभी योगी सीएम योगी अभी प्रचार प्रसार में इस घटना के बाद देखा कि हमने सीएम योगी प्रचार प्रसार में जुट गए, उसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि पूरी केंद्र और योगी मंत्रिमंडल को आज उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, परिवार के दुख में खड़ा होना था,
पर ये तानाशाह आज भी कटेंगे बटेंगे में व्यस्त रहेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके बच्चे विदेश में जुड़ेंगे कर रहे हैं और कुछ तो ये दर्द महसूस करने के लिए भी नहीं बने हैं। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरह से बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इसे बीजेपी को लोगों की संवेदनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें केवल चुनाव प्रचार से मतलब है और चुनाव प्रचार में जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसे लेकर के भी निशाना साधा है। इस पर आप क्या कहेंगे अंशिता? जी बिल्कुल, जो इस तरह का जो आरोप लगा है बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर, कि वो सिर्फ चुनावों में व्यस्त है, ऐसा ही एक आरोप दूसरा तब भी लगा है आराधना, जब एक वीडियो सामने आया है। क्योंकि हम यहाँ झांसी के मामले की, यूपी के झांसी में जो ये घटना हुई है, हृदय विदारक घटना है, उसके यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो उस वीडियो का जिक्र भी होना यहाँ बनता है कि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से डिप्टी सीएम जो ब्रिजेश पाठक हैं वो परिजनों से मिलने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो उससे पहले उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। तो उस वीडियो को लेकर भी हंगामा मच गया है कि कैसी सरकार है, कितनी कठोर और निष्ठुर सरकार है कि यहाँ पर लोगों के घर में मातम पसरा हुआ है और ये जाकर वहाँ पर इनके लिए स्वागत की तैयारी हो रही है जैसे वो किसी रैली में या किसी कार्यक्रम को संबोधित करने जाने वाले हैं। तो इस तरह से, और अब जेएमएम की तरफ से जो बयान आया है कि सिर्फ बीजेपी को चुनावों से फर्क पड़ता है, सिर्फ वोटों से फर्क पड़ता है, वो आरोप कहीं ना कहीं एक बार और, ये वीडियो को हम उठा के देख लें या हम इन ट्वीट्स को उठा के देख लें तो ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी को किसी की दुख, किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनावों में व्यस्त है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने पर रहता है। ऐसा आरोप यहाँ पर लगा दिया गया और कहीं ना कहीं जो ये चीजें हैं वो इन आरोपों को सही साबित भी करती हैं। परिस्थितियां इस हिसाब से दिख रही हैं कि इन आरोपों को बल मिलता जा रहा है और एक तरह से जेएमएम ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर के भी यहाँ पर तंज कसा है। उन्होंने मतलब जेएमएम ने ये कहा है कि बीजेपी आज भी बटेंगे कटेंगे में ही व्यस्त है और इस तरह के बयान अमित शाह के भी आ रहे हैं। अगर देखें हम तो अमित शाह भी अभी झारखंड में है, उन्होंने भी दुमका में अभी हाल ही में रैली की और वहां से उनका जो बयान आया है, उन्होंने एक बार फिर घुसपैठियों को लेकर के निशाना साधा। अमित शाह ने एक बार फिर जेएमएम की सरकार पर आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के विकास की जगह घुसपैठियों को बसाने में लगी हुई है। ये आरोप पहली बार नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की तरफ से आरोप इंडिया गठबंधन की बीजेपी इसी पर ही चुनाव लड़ रही है, हम ये भी कह सकते हैं, वो बार बार उसका फोकस पूरा घुसपैठियों पर ही है। जी बिल्कुल, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा, और इस पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी उसे कड़ा जवाब दिया जा रहा है। एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि और देश के माननीय गृह मंत्री जी केंद्र सरकार में बैठकर घुसपैठियों को आने दे रहे हैं। केंद्र सरकार में बैठकर सिर्फ झाल बजाने और गैर भाजपा सरकारों को गिराने का काम रह गया है क्या आपका आदरणीय? जी हाँ, तो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ना सिर्फ सवाल उठाया, ना सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि करारा तंज भी कसा है यहाँ पर अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। इस पर आप क्या कहेंगी अंशिता? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जेएमएम पर जिस तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी किसी भी मुद्दे को लेकर, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जेएमएम की सरकार है वहां पर, तो जाहिर है सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगाता ही है और इस तरह से बीजेपी तमाम आरोप लगाकर घेरने की कोशिश कर रही है जेएमएम को। लेकिन जेएमएम की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। जैसे अभी फिलहाल इसी अगर मुद्दे की हम बात करें जिसमें अमित शाह ने ये आरोप लगाया कि घुसपैठियों को शरण दे रही है, पनाह दे रही है जेएमएम और इस वजह से वहां पर आदिवासियों की संख्या घट रही है क्योंकि धर्मांतरण के बहुत मामले आ रहे हैं। इसी मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हर जगह बीजेपी करती ही है। तो उसको लेकर पलटकर जेएमएम की तरफ से कह दिया गया है कि आप पहले ये देखिए कि जो बॉर्डर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो वो आपकी वजह से आप आ रहे हैं क्योंकि आप बॉर्डर पर अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है बॉर्डर सील नहीं है अच्छे से, इसलिए वहां से एंट्री हो पा रही है। तो आपको पहले फोकस करना चाहिए, यानी घुसपैठियों के झारखंड में एंट्री के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। ये बड़ा आरोप जेएमएम की तरफ से लगा दिया गया और इससे पहले भी जब भी बीजेपी की तरफ से कोई गंभीर आरोप लगाया गया है जेएमएम पर कि काम क्या किया है आपने, 5 साल तक आप सत्ता में रहे हैं, आपने क्या किया, उस पर भी लगातार पलटवार किया जाता रहा है। खुद कल्पना सोरेन पलट के सवाल करती हैं कि हमने किया या नहीं किया, आप ये बताइए आपने क्या किया था बहनों माताओं के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैया सम्मान योजना जो है उसके चलते बीजेपी यहाँ बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। पूरे चुनाव ने खेल पलट दिया है। अगर हम पहले चरण की ही बात करें तो अच्छी संख्या में वहां पर मतदान हुआ 13 तारीख को और इसने भी बहुत ज्यादा चर्चा गरमा दी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी मतदान होता है
तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार शायद रिपीट भी हो रही होती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना ने वहां पर एकदम पूरा माहौल पलट कर रख दिया। और ये दावा किया जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का ये दावा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि 2500 रुपए देने का वादा किया गया है जेएमएम की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल अगर कहा उनकी गया है कि सरकार दिसंबर बनती से है। 2500 हो जाएगी ये राशि, जो अभी 1000 रुपए है जी। तो इस पर मेरे हिसाब से जेएमएम ने अपनी तरफ से काफी अच्छा दांव खेला है। और जिस हिसाब से अमित शाह ने आरोप लगाए थे उस पर भी जेएमएम ने बहुत ही करारा पलटवार किया है। ना सिर्फ घुसपैठिए वाले मुद्दे पर, बल्कि जेएमएम ने एक तरह से सवाल उठा दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में जो कर रही है, आप बताइए कि आप केंद्र में रहकर हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदू की आबादी कम हो रही है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह दी जा रही है, सरकार उनकी मदद कर रही है, इस तरह की बातें जो आपकी तरफ से फैलाई जा रही हैं, आप बताइए उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को एंट्री कहां से मिल रही है? बिल्कुल जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और आरोप है बीजेपी के ऊपर। और बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगातार लगते ही रहते हैं कि बीजेपी बांटने और काटने की ही रणनीति पर चल रही है और यही रणनीति करती रहती है। और इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने भी बहुत ही तीखा हमला बोला है बीजेपी पर। तो आपको सुनवाते हैं पहले कि खड़गे ने क्या कहा है। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण है, हम में कोई शक है, हम में कोई मुगल है, दफने हैं तो जो बात, दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। समझ में आया? हम में कोई हूण है, कोई हूण उधर क्या है, कोई शक है वो इधर से आए, कोई मंगोल है कोई उधर से आए, अफगानिस्तान से। लेकिन ये बात सब हिंदुस्तान में भूल गए हैं। दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, यही मेरा कहना उनको है। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छोड़िए, दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये मैं कहना चाहता हूं अपने लोग। हम तो क्या है, बेहतर दिनों का सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे मोदी साहब, लेकिन वो छोड़ दिए। हम तो बेहतर दिनों की आस लगाते हुए अभी हम बेहतरीन दिन भी गंवा लिए, हम बेहतरीन दिन भी गंवा लिए। इनके आस में लोग समझे भाई कुछ सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अरे उससे बड़े दिन आए, कम से कम वो हमारे अच्छे दिन जो पहले थे वो तो लाओ बात। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, डरो मत। अगर डर गए तो मर गए। वो बोलते ना, बट गए तो कट गए। मैं तो एक ही बोलूंगा, अगर आप डर गए तो मर गए। आप एक होकर देश को बचाना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आदिवासी, आदिवासी लड़े हैं, इसीलिए तो उनकी जयंतियां मनाते हैं, याद करते हैं उनको। तो जैसा कि आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर, पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन पर करारा हमला बोला। अच्छे दिन के वादे से लेकर सबका साथ सबका विकास तक का मुद्दा उन्होंने उठाया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अंशिता? मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे आराधना, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त की कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों को ही नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इसी बीच अब वापस इस मुद्दे पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी बात कही
कही है यहाँ पर कि अपनी कुर्सी के लिए जज्बातों के साथ मत खेलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो डराने की जो राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जो डर पैदा किया जा रहा है, जो नफरत पैदा की जा रही है लोगों के बीच, उससे डरने की जरूरत नहीं है। डर की राजनीति में, मतलब डर के खौफ जो बिठाया जा रहा है उसमें नहीं आइए, बातों में ना आइए बीजेपी की, और उससे उभरते हुए आप अपनी सोच का, समझ का, सबका ध्यान रखते हुए, उस पर अपने ऊपर विश्वास रखते हुए ही वोट कीजिए। इस तरह की चीजें उन्होंने कहने की कोशिश की और सीधा सीधा करारा हमला बोला है कि आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप बांटने की बात कर रहे हैं। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, डर फैलाने की जो राजनीति कर रहे हैं, इसे नहीं कीजिए। बहुत ही शायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को बहुत ही करारा हमला किया है उनका, और ना सिर्फ हमला किया है बल्कि एक संदेश भी दिया है कि आप ये राजनीति बांटने की करना छोड़ दीजिए और झारखंड के लोगों की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। और इस हिसाब से उन्होंने इन सारी चीजों को पेश किया है। तो अब आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे लेंगे अब इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अपने सहयोगी अच्युता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबसे कल फिर मिलूंगी इसी टाइम पर, इसी जगह। तब तक आप सब देखते रहिए DV Live।